हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप लोग के लेकर आए हैं ज्योग्राफी का अंतिम भाग, पार्ट 8, 8वां भाग को लेकर आए हैं। तो 8वां भाग में कितना क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन नंबर 71 से 80 क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों, आखिर में आप लोगों ने इतना तक साथ दिया और 1 नंबर से लेकर के आप लोग 80 नंबर तक पहुंचने वाले हैं। तो जो भी मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 7 तक का वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए, जाकर देखिए, जो कि एग्जाम में ही सब क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में गन्ने की खेती का विस्तृत वर्णन करें। भारत में गन्ने की खेती होता है ना। तो गन्ने की खेती का विस्तृत वर्णन करें, विस्तार से वर्णन करें। भाई क्या क्या गन्ने की खेती के लिए तापमान कितना जरूरी होता है, कितना वर्षा होता है, सब के लिए ना। तो भारत में गन्ने की खेती मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है। उष्ण कटिबंधीय मतलब जहां गर्मी हो, शीत कटिबंधीय जहां शीत ज्यादा हो, ठंडा ज्यादा हो। तो जहां गर्मी का मौसम थोड़ा बहुत रहता है, उस क्षेत्र में गन्ने की खेती मुख्य रूप से होती है। यह गर्म और आर्द्र जलवायु में तेजी से बढ़ता है। बोले हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण मतलब गर्मी, उष्ण मतलब गर्मी होता है। तो क्योंकि गर्मी में क्या होता है, गन्ना का जो खेती होता है उसमें गन्ना बहुत तेजी से बढ़ता है। गन्ने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, गहरी दोमट या जलोढ़ मिट्टी तथा पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए और पर्याप्त सिंचाई होनी चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तापमान के साथ साथ सिंचाई भी होनी चाहिए। उत्तर भारत में गन्ना मुख्यतः गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। अगर बात किया जाए उत्तर भारत का, उत्तर भारत के गंगा के मैदानी भागों में सबसे ज्यादा गन्ना की खेती होती है, जो कि दक्षिणी भारत में लंबे गर्म मौसम और नहर सिंचाई के कारण उत्पादन अधिक होता है। लेकिन दक्षिणी भारत में सबसे गर्म मौसम रहने के कारण क्या होता है, नहरों से क्या होता है, सिंचाई होता है और उससे उत्पादन किया जाता है। क्योंकि उत्तरी भारत में गंगा का मैदान तो स्थित है, लेकिन दक्षिणी भारत में इससे क्या होता है, नहर निकाल कर सिंचाई किया जाता है। गन्ना, चीनी, गुड़, सीरा, कागज और एथेनॉल जैसे कई वस्तुओं का प्रमुख स्रोत है। गन्ना जो है, गन्ना से क्या क्या बनाया जाता है, चीनी, गुड़, सीरा, कागज, एथेनॉल, ये सब क्या होता है, वस्तु बनाया जाता है। यह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और चीनी उद्योग का आधार है। अगर बात किया जाए तो अधिकतर गांव में, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में भी चीनी उद्योग चलता है, जिसका आधार क्या है, गन्ना का ही है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मुख्य बिंदु हम लोग क्या देखेंगे, गर्म और आर्द्र जलवायु में इसकी आवश्यकता होती है। दोमट जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयोगी होता है। उत्तर दक्षिणी भारत दोनों क्षेत्र में प्रमुख है। चीनी उद्योग का एक प्रमुख कच्चा माल होता है, चीनी से बनता है। ग्रामीण रोजगार देने का बहुत बड़ा एक काम करती है। तो इस सारा पॉइंट हमको एग्जाम में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो प्यारे बच्चों सब देख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर जो मान लिया प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यक, अगर जो मान लिया प्राकृतिक संसाधन का हम लोग रक्षा नहीं करते हैं, संरक्षण नहीं करते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन दूषित होता है, वायुमंडल जो होता है काफी प्रदूषण होता है और तरह तरह की बीमारियां होती है। और उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, जैव विविधता में कमी आती है, बहुत सारी चीज हानि को देखने को मिलता है। देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन सीमित है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है, लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही है। यदि इनका उपयोग सोच समझकर नहीं किया जाए तो भविष्य में संसाधन की भारी कमी हो सकती है। अगर जो मान लिया जाए कि इसका उपयोग सीमित मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, अगर हम उसका उपयोग सोच समझ कर नहीं करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि प्राकृतिक संसाधन शुद्ध नहीं बच पाएगा और नहीं रह पाएगा।
वन, जल, मिट्टी, खनिज और ऊर्जा स्रोत जीवन और विकास के आधार है, इसलिए इसका संरक्षण अनिवार्य है। अब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या हो गया? वन हो गया प्राकृतिक संसाधन, जल हो गया, मिट्टी हो गया, खनिज है, ऊर्जा स्रोत है, सब क्या है? देश के विकास में सबसे बड़ा सहायक है। अगर मिट्टी ही नहीं रहेगा, मिट्टी दूषित हो जाएगा तो हम लोग कैसे मतलब रह पाएंगे? खनिज ही खत्म हो जाएगा तो जीवन कैसे विकास कर पाएगा? ऊर्जा संसाधन नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? अगर जल दूषित हो जाएगा तो पीने का पानी कौन लाएगा? अगर वन ही नहीं रहेगा तो अच्छे अच्छे हवा वायु कहाँ से मिलेगा? तो ये सारे चीज है, तो पर्यावरण संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जीवन के हर एक कार्य के लिए पर्यावरण संसाधन पर निर्भर करते हैं। संसाधनों कमी से पर्यावरण असंतुलन हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, भूमि कटाव होता है, भूमि का क्षरण हो जाता है और जल संकट भी बढ़ जाता है। पर्यावरण संसाधन की कमी हो जाता है तो पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, प्रदूषण की समस्या होता है, मिट्टी कटाव होता है और जल की संकट भी बढ़ जाती है। आने वाली पीढ़ियों को भी पर्याप्त संसाधन मिले, इसलिए टिकाऊ उपयोग और संरक्षण अत्यंत जरूरी है। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, अगर जो चाहते हैं कि वो भी विकास करे, उसको भी संसाधन मिले, तो हम लोग को संसाधन का आवश्यकता है कि उसका अच्छी ढंग से उपयोग करे, उसका संरक्षण करे, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उसको दिक्कत ना हो। यही कारण है कि हमें पूर्ण चक्रण, वृक्षारोपण, ऊर्जा बचत जैसे कदम अपनाना चाहिए। संरक्षण करने के लिए हमको पुनः चक्रण करना चाहिए, जल का पुनः चक्रण करना चाहिए, वृक्षारोपण लगाना चाहिए, ऊर्जा बचत करने के लिए कदम भी उठाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हम लोग मुख्य बिंदु क्या देखें? संसाधन क्या है? सीमित है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु संरक्षण जरूरी है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षण बहुत जरूरी है। प्रदूषण क्षरण को रोकने में सहायक होता है वृक्ष। ये सब टिकाऊ विकास का आधार अगर जो है संसाधन है, इसलिए हमको पर्यावरण संसाधनों का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए और विवेकपूर्ण अच्छा से उपयोग करनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना कि रिपीट हो रहा है ना, तो खैर ध्यान देना है। 73 क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? अच्छा, मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसमें क्या करता था लोग? इसका उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन में क्या होता था? लोग वृक्ष से चिपक जाते थे, कहते थे कि पहले मुझे मारो उसके बाद वृक्ष को मारना। मतलब वो अब कहता था सब आया, अब वन विभाग के लोग, सरकार बोला कि चलो वृक्ष को काट दो, यहां से सड़क निकलेगा। अब आदिवासी लोग का पियजवा नियर हो गया, बोला अच्छा हमारा रहता तो वृक्ष काट ले। वो क्या किया? वृक्ष से चिपक गया। अब वृक्ष से चिपक गया, कहा पहले वृक्ष को हमको काटो तो वृक्ष काटने देंगे। तो उसका मेन उद्देश्य था वृक्षों कटाई को रोकना, पर्यावरण को संरक्षण करना, और वृक्ष यदि रहेगा तभी संतुलन होगा, और आवास को बचाना, क्योंकि वो लोग जंगल में ही रहते थे। तो ये था चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन 70 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य जंगलों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था। 70 के दशक में शुरू हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जंगल कटाई को रोकना। ग्रामीण लोग पेड़ों से चिपक कर उनको काटने से बचाते थे। हम बता रहे हैं क्या करते? ग्रामीण लोग पेड़ से चिपक जाते थे और उसको बचाते थे। आंदोलन का लक्ष्य था वनों का संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, स्थानीय लोगों को वन संसाधनों पर अधिकार दिलाना और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याओं को कम करना। इस आंदोलन ने पूरा देश में पर्यावरण संरक्षण की नई सोच पैदा की, है ना। पर्यावरण संरक्षण का नया आयाम दिया। इसका क्या था? पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, वनों का संरक्षण करना, स्थानीय लोग का वन संसाधनों का अधिकार दिलाना, है ना। और बहुत सारे जो समस्याएं जो होती, बाढ़, भूस्खलन जैसी समस्या जो होती है, वो सब कम करना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बन गया। ठीक है, ये तो देखिए इसे क्या है? जंगल कटाई को रोकना, पर्यावरण संरक्षण करना, पेड़ों से चिपक कर इसका विरोध किया सब लोग, स्थानीय अधिकारों की मांग करना, देश में जागरूकता फैलाना, ये चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 74। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर मिट्टी क्या है? बांगर मिट्टी क्या है? तो खादर और बांगर दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। खादर बांगर क्या है? दोनों जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी से ही बना है। जो नवीन जलोढ़ है, जो नया जलोढ़ मिट्टी से बना है,
उसे कहते हैं खादर, जो काफी उपजाऊ होता है। और जो पुराना है, जो पुराना हो गया है, उसे कहते हैं बांगर, जिसमें क्या है, ह्यूमस की मात्रा कम गई, जीवाणु की मात्रा कम गई, उपजाऊ नहीं रहा है। लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। दोनों में क्या अंतर? खादर नदी के किनारे पाई जाती है और हर वर्ष नई गाद जमा होने से अत्यंत उपजाऊ होती है। खादर मृदा क्या है? नदी किनारे पाया जाता है और नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी जो होता है हर साल जमा होता है और मिट्टी क्या होता है? वो खादर मिट्टी उपजाऊ होता है। यहां धान गन्ना गेहूं जैसे फसलें अच्छी होती है। किसमें? खादर में। धान गन्ना गेहूं जैसा फसल होता है। बांगर पुराने जड़ों से बनी होती है और खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। बांगर जो होता है, बता रहे थे कि पुराने जड़ों से बनी होती है और खादर की तुलना में बहुत ही कम उपजाऊ होती है। यह ऊंचे मैदानों में पाई जाती है जहां बाढ़ का असर कम होता है। जहां पानी का असर कम हो, बाढ़ का असर कम हो, वहां पाई जाती है क्या? कौन मिट्टी? बांगर मिट्टी। तो उपजाऊ थोड़ा नहीं रह पाता। बांगर में कभी कभी कंकर पाए जाते हैं जिसकी उर्वरता घटाते हैं। बांगर में कंकर भी देखने को मिलता है, कंकर पाया जाता है जो क्या करता है? मिट्टी की उर्वरता को घटाता है। मुख्य बिंदु क्या हो गया प्यारे बच्चों? मुख्य बिंदु खादर नई जलोढ़ अत्यंत उपजाऊ होता है। खादर क्या है? नई जलोढ़ है जो क्या होता है? अधिक उपजाऊ होता है। अब बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ है जो क्या होता है? कम उपजाऊ होता है। और खादर नदी के पास है, अब बांगर ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। खादर में फसल उत्पादन बेहतर होता है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आता है खादर मिट्टी बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। तो आप लोग क्या करना है? इसको लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब, है ना। 75 क्वेश्चन। कितना खुशी की बात है कि आप लोग 1 क्वेश्चन से लेकर 75 तक पहुंच गए। आप कुछ ही देर में कितना पहुंच जाइएगा? 80 तक, है ना। उसके बाद तो ज्योग्राफी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो जल प्रदूषण प्रमुख कारणों का वर्णन करें। जल प्रदूषण होता है तो क्यों होता है, इसका क्या कारण है ना, इसका वर्णन करना है। तो जल प्रदूषण का अर्थ क्या है? नदियों, तालाबों, झीलों, भूमिगत जल का गंदा होना। जल प्रदूषण का क्या अर्थ है? नदी, तालाब, झील और भूमिगत जल का क्या होना? गंदा होना जल प्रदूषण कहलाता है। जल का गंदा होना। यह प्रदूषण मुख्य रूप से उद्योग से निकलने वाले रासायनिक कचरे, घरेलू सीवेज, कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक खाद एवं कीटनाशक, प्लास्टिक कचरे और धार्मिक सामग्रियों के जल में बहाए जाने से होता है। ये क्या होता है? जल प्रदूषण कैसे होता है? तो रासायनिक खाद, सब कीटनाशक सब नदी में गिरता है, पानी से मिल जाता है, प्लास्टिक कचरे भी फेंका, धार्मिक सामग्री जो होता है वो भी फेंका जाता है। उसका फिर उद्योग से क्या निकलते हैं? कूड़े कचरे निकलते हैं जो नदी में बहा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है? जल प्रदूषण देखने को मिलता है। शहरों में गंदा पानी बिना उपचार के सीधे नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रहता है। और शहर में देखते हैं और ज्यादा गंदगी पाया जाता है। देखते हैं ना कि जितना बड़ा शहर उतना ज्यादा गर्मी, यानी कि उतना ज्यादा पाया जाता है गंदगी। दिल्ली में इस बार कितना गंदगी था, बहुत प्रदूषण सिटी में आ गया दिल्ली। तो इस समय लोग क्या करते हैं? कूड़ा कचरा जितना होगा वो डायरेक्ट बिना सफाई किए हुए उस नदी में डाल देंगे, तो नदी का पानी पीने योग्य रहेगा? नहीं रहेगा। पहले लोग नदी का पानी पीते थे, लेकिन अब लोग तो घर में सबका फिल्टर आ गया है ना। तो नदी गंदा देखने को मिलता है, जल प्रदूषण हो रहा है, वही समस्या आ रहा है। इससे मनुष्य, जानवर, पौधे, जलीय जीव सभी प्रभावित होते हैं। जल प्रदूषण रोकने के लिए गंदे पानी का शोधन जरूरी है। अब देखो कूड़ा कचरा जितना भी हम लोग नदी में फेंक देते हैं, नदी में भी जीव जंतु रहते हैं, वो क्या होता है? रासायनिक उर्वरक सब उसमें जाता है, इससे क्या होता है? उस पर प्रभाव पड़ता है, नष्ट होते जा रहे हैं कितना कितना जीव जंतु, ये सब कारण है। तो क्या है? जल प्रदूषण के ही सब कारण। उद्योग कचरा, सीवेज और घरेलू गंदा पानी, प्लास्टिक और रासायनिक प्रदूषण, खेतों में कीटनाशक, नदियों में धार्मिक कचरा, ये सब क्या है? जल प्रदूषण का प्रमुख कारण बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब क्या है? वन संरक्षण का उपाय। वन संरक्षण का उपाय, है ना। वन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, अच्छे ढंग से उपयोग करना, बुद्धि लगाकर उपयोग करना वन संरक्षण कहलाता है। तो वन संरक्षण क्या उपाय हो सकता है? वन को कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में समझना। तो वन संरक्षण का अर्थ है जंगलों को बचाना और उनकी संख्या बढ़ाना। वन संरक्षण का अर्थ क्या है? जंगल को बचाना, कटने से बचाना और उसकी संख्या बढ़ाना।
तो वनों की सुरक्षा के लिए अनियमित कटाई रोकनी चाहिए, जो कभी भी कटाई हो जाता है। और एक पेड़ काटो तो दो पेड़ लगाओ नीति अपनानी चाहिए। जंगल कटाई रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जंगल जब न तब क्या होता है, जंगल जब न तब क्या काट दिया जाता है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? नारा लगाना चाहिए, एक पेड़ काटो दो पेड़ लगाओ। एक पेड़ अगर काटते हैं तो दो पेड़ लगाओ। इससे क्या होगा? जंगल की संख्या बढ़ेगा, वृक्ष की संख्या बढ़ेगा और पर्यावरण संतुलन रहेगा, है ना। जंगल में आग लगने से रोकने के लिए निगरानी बढ़ानी चाहिए। जंगल में आग लगता है, जंगल समाप्त हो जाता है, तो जंगल में आग ना लगे इसकी निगरानी होनी चाहिए। वन जीवों को बचाने के लिए उनका प्राकृतिक आवास सुरक्षित रखना आवश्यक है। और जंगल में रहने वाला जो जीव है, जंगल में ही रहते हैं, उसका प्राकृतिक आवास क्या रखना बहुत ही सुरक्षित है। क्योंकि अगर जो मान लिया कि जंगल में जो रहने वाले जीव को सुरक्षा नहीं देंगे, रहने की जगह नहीं देंगे, तो क्या होगा? जब विलुप्त हो जाएगा, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। ये सब चीजें सरकार को वनों कानून संरक्षण देना चाहिए और ग्रामीणों को वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? वन संबंधित कानून लाना चाहिए और जो लोग ज्यादा काटते हैं पेड़ पौधा, उसको समझाना चाहिए भाई पेड़ क्या महत्व है, वन क्या महत्व है, वन के बारे में समझो, है ना। ये सब तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में अधिक पौधारोपण किया जाए ताकि मिट्टी जल दोनों सुरक्षित रहे। तो वर्षा आधारित जो क्षेत्र है उसमें वृक्षारोपण किया जाना चाहिए ज्यादा, ताकि मिट्टी जल दोनों क्या हो सकता है? सुरक्षित रहे। तो अनियमित कटाई को रोकना चाहिए, संरक्षण हो सकता है। अधिक पौधारोपण, जंगल में आग को रोकना, वन जीवों का संरक्षण करना, लोगों में जागरूकता फैलाना कि वन हमारे लिए किस प्रकार से जरूरी है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का वर्णन करें। भारत जनसंख्या ज्यादा वृद्धि हो रहा है, अत्यधिक वृद्धि हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या कारण है? इसके बारे में वर्णन करना। तो भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ने कई कारण हैं। यहाँ विवाह की औसत आयु कम है, जिससे बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। अब देखते हैं भारत में क्या होता है। विवाह की उम्र कम है, औसत आयु 18 साल में कहता है लड़कियों का शादी करने के लिए, और उससे पहले ही शादी कर दिया जाता है, बाल विवाह भी होता है। इससे क्या होता है? धीरे धीरे जो बच्चों की संख्या बढ़ते चले जाती है। ये सब जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, जिससे मृत्यु दर कम होगी। अब लोग बीमार पड़ते, पहले क्या होता है? बीमार पड़ता था तो उसको अच्छा इलाज नहीं होता था, मर जाता था। अब तरह तरह तकनीक आ गया, तरह तरह दवाई आ गया, तो क्या हो रहा है? इससे मृत्यु दर कम गया, मृत्यु होना कम गया, तो जनसंख्या बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को आर्थिक सहारा माना जाता है, इसलिए परिवार बड़े होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो जागरूकता नहीं है कि भाई उसको लगता है बच्चा ज्यादा रहेगा तो हमको सेवा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा पैसा कमाएगा, इसलिए उसको क्या करते हैं? वो उसका परिवार बड़े होते चले जाते हैं। जागरूकता कमी है, अशिक्षा, परिवार नियोजन साधनों का सीमित उपयोग भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। गरीबी भी बड़ा कारण है, क्योंकि गरीब परिवार अधिक बच्चे पैदा करते हैं। यदि शिक्षा और जागरूकता बढ़े तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। लोग शिक्षित करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए किस प्रकार से खतरा है, और अगर जो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोग परिवार को भरण पोषण नहीं कर पाएंगे और हमारे आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाएगा और व्यक्ति गरीब होते चलेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सरकार को तरह तरह की नीति लाना चाहिए और लोगों को जागरूक करनी चाहिए। ठीक है, कम विवाह आयु, मृत्यु दर में कमी हुआ, गरीबी और अशिक्षा, परिवार नियोजन की कमी, बच्चों का सहारा मानना, ये सब चीजें जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है? ऊर्जा संसाधनों के महत्व का वर्णन करें। ऊर्जा संसाधनों का महत्व का वर्णन करना है। ऊर्जा संसाधन क्या है? तो ऊर्जा संसाधन किसी भी देश के विकास का आधार होता है। बिजली, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा जैसे संसाधन उद्योग, कृषि, परिवहन और घरों में उपयोग किए जाते हैं। जो वैसा संसाधन जो देश के विकास में बहुत ज्यादा सहायक हो, जो ऊर्जा से प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है? ऊर्जा संसाधन। जैसे बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है, जल ऊर्जा से उत्पन्न होता है बिजली। पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है? ये यही सबसे कृषि, परिवहन और घर क्या है चलता है, घरों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बिना मशीन, फैक्ट्री, वाहन, सिंचाई व्यवस्था काम ही नहीं कर सकती है। अब मान लो ये सब चीज नहीं, पर्यावरण नहीं रहेगा, अगर जो बिजली नहीं रहेगा, पेट्रोलियम नहीं रहेगा, कोयला नहीं रहेगा, प्राकृतिक गैस नहीं रहेगा, तो क्या करता है? मशीन नहीं चल पाएगा, फैक्ट्री नहीं हो पाएगा, वाहन नहीं चल पाएगा, सिंचाई सही ढंग से नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें है, ये सब क्या है? ऊर्जा संरक्षण ही करना बहुत जरूरी है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये क्या है? अपने आप में एक महत्व है, क्योंकि बिना ऊर्जा संरक्षण का हम लोग कुछ कर नहीं सकते।
आधुनिक जीवन ऊर्जा पूरी तरह निर्भर है। अगर देखा जाए तो आधुनिक जीवन क्या है, पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर है। अगर जो अब बिजली काट दिया जाए 5 मिनट के लिए भी तो बिजली कट गया, अब 5 घंटा काट देगा तो फिर दिमागी हालत खराब हो जाएगा, है ना। ये सब चीजें हो जाता है। तो हमारा जीवन जो है पूरी तरह से ऊर्जा पर निर्भर होता है। ऊर्जा संसाधन आर्थिक विकास को तेजी करता है, रोजगार बढ़ाता है और जीवन स्तर सुधारते हैं। आज नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत का महत्व और भी बढ़ गया क्योंकि ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। अब कहें मतलब क्या, ऊर्जा संसाधन क्या है, हम लोग का जीवन को और सुधारता है और लोग रोजगार देने का काम करता है और तरह तरह की सुविधा दिलाता है। अब देखते हैं आजकल क्या है, पहले क्या था, पेट्रोलियम बनने की ऊर्जा बहुत ही डिफिकल्ट था प्राप्त करना, लेकिन अब क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आ गया, ये सब क्या है, ऐसा प्रदूषण में नहीं फैलता है और ज्यादा ऊर्जा भी देता है। तो ऊर्जा संसाधन का और धीरे बढ़ते चला गया। तो हम लोग कह सकते हैं विकास का आधार जो है ऊर्जा ही है। उद्योग और परिवहन में उपयोग होता है, कृषि सिंचाई में भी जरूरी होता है, आर्थिक विकास तेजी से होता है ऊर्जा संसाधनों से, नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ता महत्व है। तो ये सब सारे चीज को देखकर के हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा क्या है, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ऊर्जा संसाधन का बड़ा ही महत्व है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में परिवहन के महत्व का वर्णन करें। भारत में परिवहन, परिवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला साधन। तो भारत में परिवहन व्यवस्था कैसा है उसके बारे में बताना है। तो परिवहन देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन क्या है, सामाजिक प्रगति, देश की सामाजिक प्रगति और आर्थिक में प्रगति में क्या करता है, बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवहन से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग लोगों तथा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। सड़क हो गया, रेलवे हो गया, वायु हो गया, जलमार्ग हो गया, ऐसा क्या करता है, सामान को लोग क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करता है। अगर रेल मार्ग नहीं रहे, अगर सड़क नहीं रहे, वायुयान नहीं रहे, तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे आसानी से? नहीं जा पाएंगे। फिर कैसे जाएंगे? पैदल यात्रा, पैदल गाड़ी से। तो ये कहता है परिवहन बड़ा ही महत्व है, परिवहन के द्वारा ही हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। इससे व्यापार भी बढ़ता है और उद्योग, कच्चा माल था बाजार आसानी से मिलता है, व्यापार भी बढ़ता है, हम लोग आसानी से एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तो जरूरत के सामान भी हम लोग को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़कर विकास तेजी से होता है। और गाँव को शहर से जोड़ता है कौन? सड़क। जिससे गाँव के लोग शहर भी आते हैं और उसका विकास होता है। यात्रा और संचार सरल हो जाता है। परिवहन पर्यटन को भी बढ़ावा देता है, जिससे रोजगार पैदा होता है। सुरक्षित और तेज परिवहन व्यवस्था किसी देश के विकास का मजबूत आधार माना जाता है। अब मान लो कोई पर्यटन के लिए कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, किससे जाते हैं घूमने के लिए? घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोग मतलब कि परिवहन का ही प्रयोग करते हैं, परिवहन व्यवस्था को ही अपनाते हैं, है कि नहीं? तो ये सब मतलब क्या कर, लोगों को रोजगार भी देता है। जहाँ पर्यटन होता है वहाँ पे कई दुकान होता है, हम लोग दुकान से सामान खरीदते हैं तो उसका रोजगार चलता है। गए हैं ना राजगीर जाते हैं ना हम लोग, कुछ ही सामान पसंद आता है खरीदते हैं, बेचारा जो दुकान दिया हुआ है वो सबका भी रोजगार चलता है। तो परिवहन का देश का विकास में बहुत बड़ा भूमिका होता है, अपने आप में एक महत्व है। तो व्यापार को बढ़ावा देता है, उद्योग को सहारा है, ग्रामीण शहरी संपर्क है, पर्यटन का विकास है, आर्थिक प्रगति का भी परिवहन एक बड़ा साधन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है ना 80 नंबर क्वेश्चन है ना। कितना इंतजार किया 80 नंबर क्वेश्चन पहुंचने के लिए, मतलब पहुंच ही गए लास्ट में, है ना। तो खनिज संसाधन सीमित होता है, खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? लगता है कि ये आ गया दोबारा क्वेश्चन ना, हाँ रिपीट हो गया, चलिए फिर भी बताते हैं। खनिज संसाधन के संरक्षण बहुत जरूरी है, अंधाधुंध दोहन से बचना चाहिए और उपयोग सोच समझ के करना चाहिए, है ना। पर्यावरण संसाधन था खनिज संसाधन, खनिज संसाधन सीमित है, खनिज संसाधन सीमित है। अगर जो मान लो खनिज का हम लोग उपयोग करें, कोयला का यदि हम उपयोग करते हैं तो बनने में उसको लाखों करोड़ों हजारों वर्ष लग जाता है, तो इसलिए सीमित है, इसलिए हमको सोच समझ के और बुद्धिपूर्वक उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी है उसको भी इससे लाभ मिल सके और पर्यावरण भी संतुलित रह सकता है। खनिजों का पुनः चक्रण सबसे अच्छा उपाय से लोहा, एल्यूमिनियम, तांबे आदि को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो तांबा कभी गलता है, सड़ता है, लोहा सड़ता है, लोहा गलता है, नहीं गलता है, तो क्या करना चाहिए, उसका पुनः चक्रण करना चाहिए, उसको फिर से उपयोग करना चाहिए। आधुनिक तकनीक से खनन करने से बर्बादी कम होती है। आधुनिक तकनीक से खनन करना, इससे क्या करना, खनन करना है, खनिज को प्राप्त करना है, इससे बर्बादी भी
कम होगी। सरकार को अवैध खनन रोकने के सख्त कदम उठाने चाहिए। जो लोग अवैध खनन करते हैं, अपने मनमानी खनिज का उपयोग करते हैं, उसको रोकना चाहिए। नई नए सख्त कानून लाना चाहिए उसके लिए। विकल्प ऊर्जा, विकल्प धातुओं का उपयोग बढ़ावा देना चाहिए ताकि खनिजों पर दबाव कम हो। जागरूकता फैलाना भी बहुत आवश्यक है। विकल्प मतलब अगर जो मानो खनिज भी नहीं रहे तो किस प्रकार से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब भी आना चाहिए ताकि खनिज पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ सके और लोग और भी खनिज को पर निर्भर नहीं रह करके बहुत सारे वैकल्पिक ऊर्जा पे भी निर्भर। खनिजों का सोच समझ का उपयोग करना चाहिए। पुनःचक्रण बहुत जरूरी है। अवैध खनन को रोकना चाहिए। विकल्प संसाधनों का उपयोग, आधुनिक तकनीक से खनन होना चाहिए। ये सब सारे पॉइंट क्या है आपके ज्योग्राफी में एग्जाम में आता तो लिखना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि पार्ट बाई पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 तक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 80 तक कंप्लीट कर दिए हैं। तो अभी तक अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि आप लोग के शेयर करने से, लाइक करने से मोटिवेट हम होते रहें और नए नए क्वेश्चंस और आंसर आप लोग के लिए लेकर के आए और आप ताकि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आए। धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।